हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज का ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब समझ लीजिए कि ये तीनों एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, और एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। और जेई में तो हर एक, मतलब जितने भी पेपर्स होते हैं जेई के, उस हर एक पेपर में 1 से 2 सवाल देता ही देता है। तो चलिए आज का जो अपना गेम है वो बस इलेक्ट्रॉन निकालना है, और देखेंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने तरीक़ों से निकाला जा सकता है। और उसमें जो एक तरीका अपना आएगा ना, वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसको बहुत अच्छे से, बहुत डीपली, और ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि पूरा दिमाग में जाकर सेट हो जाएगा। ठीक है ना। वो तरीका होगा अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत डिटेल में समझ लीजिए डील करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए पहले ये देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि ये जो है ना अपना, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, इससे बहुत सुनहरे तरीके से आपको समझ में आएगा हर चीज़। ये अपना, ये समझ लीजिए कि एक डायग्राम है। थोड़ा 3D का फील दे देते हैं इसमें। और ये डायग्राम में है तो है क्या सर, बस डायग्राम कहने से थोड़ा हो जाएगा। देखो बता रहा हूँ है क्या ये डायग्राम। पहले बना लें तो फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सेटअप तो कर दें तो पहले अच्छे से, इसको थोड़ा सा और ऐसे करते हैं भाई। डायग्राम में मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ यार। 3D का फील आ रहा है? हाँ, आ ही रहा होगा। ठीक है ना। ये 3D का फील ले लो, आ जाओ। ये ऐसे, ये है क्या, सब करो, बता रहा हूँ पहले तो बना लें दो अच्छे से। ठीक है। देखो, एक मेटालिक सरफेस है। क्या है? मेटालिक सरफेस, मेटल है। ठीक है ना, मेटल है। उसका ये मेटालिक सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन है ऐसे। मेटालिक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को हम देख रहे हैं। समझ रहे हो ना, सारे सरफेस को इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं। ठीक है। अब करना क्या चाहते हैं, देखो, अपने को बस इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैंने क्या बोला स्टेटमेंट कि अपने को बस इलेक्ट्रॉन निकालना है। और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालना है, क्या क्या तरीके हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के, क्यों निकालना है भाई इलेक्ट्रॉन, आप निकालना ही क्यों चाहते हो भाई। पहले तो ये सवाल पूछोगे ना आप हमसे कि क्यों, मतलब इस टॉपिक के पीछे आप पड़े क्यों हो, क्यों इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो। बार बार बोल रहे हो अपने को बस इलेक्ट्रॉन निकालना है। अरे इलेक्ट्रॉन इसलिए निकालना है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उससे करंट बहेगा। समझ रहे हो ना। और करंट बहेगा तो समझ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज़्यादा यूज है। तुम्हारे घर में जो पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है, बल्ब जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उसको फोटो करंट बोलेंगे, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकलता है। और उस फोटो करंट का बहुत ज़्यादा यूज है भाई। ठीक है। इसलिए आपने को ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। देखो, तो एक चीज़ समझते हैं, एक चीज़ क्या समझते हैं। पहला एक टॉपिक पढ़ते हैं, वर्क फंक्शन। अब ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, वर्क फंक्शन इसलिए पढ़ना है हमें, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है ना, ये समझ लीजिए ना, इस काम को कराएगा, इलेक्ट्रॉन को निकलवाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे निकलवाएगा, देखिए, ये मान लीजिए कि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, चाहे इसको निकालना है, इसको निकालना है, या सारे को निकालना है। ठीक है ना। तो कैसे कैसे हम इस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, मतलब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकलेगा। तो पहला बात, एक चीज़ देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो एटम में इलेक्ट्रॉन होगा। जब एटम में इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा एटम के अंदर। ठीक है ना, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वहाँ पे। तो हम क्या करें, हम अगर यहाँ पे मतलब इतनी एनर्जी दे दें कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ, कि हम उतनी एनर्जी दे दें कि हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकें, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। दिमाग में आया ना क्या बोला मैंने, कि हम कितना एनर्जी दें कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम के अंदर लग रहा है। समझ में आया, वही है अपना वर्क फंक्शन। मतलब वर्क फंक्शन क्या है, ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू escape from metal surface। मतलब कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए इस इलेक्ट्रॉन को, कि ये मेटल सरफेस से निकल जाए। मतलब उतना देना पड़ेगा जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है,
उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं तब भी निकल जाएगा, लेकिन उससे कम देंगे तो नहीं निकलेगा। समझ रहे हो ना, ये सारे डिटेल्स में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्क फंक्शन आप समझ गए कि कम से कम मतलब मिनिमम एनर्जी कितना दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकें इस मेटल सरफेस से, समझ गए ना। और देखिए ये जो वर्क फंक्शन के बारे में कुछ बातें हैं, पहले उसको समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे तरीके से एनर्जी दिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। देखिए पहला जो है वर्क फंक्शन, इसको फाई से डिनोट किया जाता है, पहले समझ लीजिए, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से। वर्क फंक्शन इज ऑलवेज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमेशा ऑलवेज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देखते हो ना, EV, और आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये भी रिलेशन याद करना, क्योंकि जूल में दे देगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए ना। देखो अब नेक्स्ट देखो, वर्क फंक्शन जो है ना, वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन सिर्फ नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, मतलब ये हुआ डैट इज कि मेटल सेम तो वर्क फंक्शन सेम, फाई सेम, फाई मतलब वर्क फंक्शन, क्योंकि फाई से हम यहाँ पे वर्क फंक्शन को डिनोट किए, ठीक है ना। अगर मेटल चेंज हो जाएगा, मेटल को चेंज कर दिए या मेटल डिफरेंट हो गया, मतलब अलग अलग मेटल हो गया, तो सबका फाई डिफरेंट होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया वर्ड, ओनली, मतलब वर्क फंक्शन सिर्फ मेटल पे डिपेंड करता है, मेटल चेंज होने पर ही वर्क फंक्शन से चेंज होगा, नहीं तो वर्क फंक्शन सेम का सेम ही रहेगा, समझ गए ना, सेम का सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चलते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर, पीरियोडिक टेबल में घुसते हैं। और पीरियोडिक टेबल में आप ये बताइए कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो उधर का बात छोड़ दीजिए, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड छोड़ दीजिए, आप हम देखते हैं, पहले एक सवाल पूछते हैं। ये तो समझ गए आप कि हाँ डाउन द ग्रुप जब आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक सवाल बताइए कि मेटल क्या होता है जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। मेटालिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा है किसी मेटल का, उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत जल्दी लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को। मेटालिक कैरेक्टर कम है, उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत जल्दी नहीं, मतलब बहुत धीरे धीरे लूज किया इलेक्ट्रॉन को, बहुत जल्दी नहीं कर पाया। इसका मतलब यही हुआ, मतलब मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो एक बात बताइए कि अगर मैं बोल दूं कि वर्क फंक्शन का वैल्यू कम है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। वर्क फंक्शन का वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ, वर्क फंक्शन का वैल्यू कम होने का मतलब ये हुआ कि हम पहला तो वर्क फंक्शन समझिए कि कम से कम एनर्जी जिसके चलते इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, और हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब इतना बहुत कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं, मतलब बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जा रहा है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जा रहा है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा ना, मतलब कम से कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, मतलब बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब क्या हुआ कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, यही ना बोल सकते हैं। जिसका फाई कम उसका मेटालिक कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा होता है, जिसका फाई कम उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। समझे कैसे, इसका रीजन क्या है, रीजन कि इलेक्ट्रॉन, मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इजली, मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इजीली, समझे आप, समझे इस बात को। तो वैसे हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए अल्काली मेटल्स में तो जो सीजीएम होता है ना, सीजीएम यहाँ पे नोट कीजिए, ये एग्जाम का पॉइंट है, समझ लीजिए। सीजीएम होता है, सीजीएम हैव लिस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, क्यों सर, क्यों लिखा दिया आपने, चलिए समझाते हैं इसको, ये स्टेटमेंट समझाते हैं। देखिए सीजीएम का लिस्ट वैल्यू वर्क फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि सीजीएम का सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप आइएगा अल्काली मेटल्स में, ह ली ना के रब से फरियाद, या होता है ना ये ह ली ना के रब से, और FR फ्रेंसियम जो लास्ट में आता है वो रेडियो एक्टिव है, उसका चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि उसका चर्चा करना बेकार है, ठीक है ना। तो सीजीएम जो आया सबसे नीचे आया, और जब सबसे नीचे आते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आपको बताया था ना कि मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसका होगा, और जब सबसे ज़्यादा इसका मेटालिक कैरेक्टर होगा तो सबसे ज़्यादा फाई इसका कम होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सीजीएम हैव लिस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इन अल्काली मेटल्स का बात हो रहा है, ठीक है ना। और इधर है तो मेटालिक कैरेक्टर और भी ज़्यादा होगा, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में समझ लीजिए कि सीजीएम का सबसे कम वैल्यू होता है वर्क फंक्शन का,
ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, सो इट इज़ ए फोटो सेंसिटिव मेटल, फोटो सेंसिटिव मेटल, इसको फोटो सेंसिटिव मेटल बोला जाता है, ठीक है ना, फोटो सेंसिटिव मेटल बोला जाता है क्योंकि बहुत कम से कम एनर्जी से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको फोटो सेंसिटिव मेटल बोला जाता है। एंड हेंस इट इज़ यूज्ड इन सोलर पैनल, और इसको सोलर पैनल में यूज किया जाता है। सोलर पैनल में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि सोलर पैनल में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये काम करेगा सोलर पैनल। जैसे अपना आया लाइट, मैं बताऊंगा क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। देखिए जैसे लाइट आएगा वैसे क्या होगा, बहुत कम एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फोटो करंट बहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा, सीधी सी बात है। इसीलिए इसको हम यूज करते हैं सोलर पैनल में, मतलब बहुत कम से कम एनर्जी में सीजियम जो होता है ना, सीजियम कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। समझ गए आप इस बात को, समझ गए, मतलब जितने भी मैं आपको अभी पॉइंट्स दिखाया घुसा दिमाग में, चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स दिखाता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। टू डू 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 टू हो गया, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। देखिए मैं मिटाता हूँ इसे, देखिए इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं, और ये मैं बताऊँगा आपको कि किस किस तरह से एनर्जी हम दें, मतलब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम एनर्जी सप्लाई करें, और उस एनर्जी के सप्लाई की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि अपने को क्या, अपने को बस इलेक्ट्रॉन निकालना है, अपना आज का गोल है इलेक्ट्रॉन निकालना, समझ रहे हो ना। और इलेक्ट्रॉन कितने कितने तरीक़ों से निकल सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे तरीक़ों से निकल सकता है, मतलब हम यहाँ पे ये लिखे कि एनर्जीज टू मेटल सरफेस to remove electron can be given by following ways। ये आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, कृपया ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसके पिछवाड़े में आग लगा देते हैं, मतलब क्या करते हैं ना, मतलब हीट कर देते हैं इसको। जैसे हम मेटल सरफेस को हीट करेंगे तब वो सफिशिएंट एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेगा, ठीक है ना, और उस हीट एनर्जी को लेकर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन फटाक से निकल जाएगा बाहर। मतलब जो पहला तरीका है वो है थर्मियोनिक इमिशन। मतलब क्या हुआ सर, मतलब विद द हेल्प ऑफ हीट के हेल्प से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, समझ में आ रहा ना। दूसरा बी नंबर क्या करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डाल देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डालेंगे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब ये जो है सेकंड नंबर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका ऑर्डर होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑर्डर उसका होना चाहिए ना, ऑर्डर होना चाहिए 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी दिया होता है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, वो है स्पार्क प्लग में यूज किया जाता है। अब ये क्या है स्पार्क प्लग, इसको छोड़ दीजिए, समझ रहे ना, जस्ट याद कर लीजिए कि हाँ स्पार्क प्लग में फील्ड इमिशन से अपना ये काम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है। सी नंबर देखिए, ये हो गया थर्मियोनिक इमिशन, मतलब हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। और दूसरा क्या है, अब क्या करते हैं हम लाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन, और इस मेटल सरफेस पे 5 इलेक्ट्रॉन से मारते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है ना। 5 इलेक्ट्रॉन लाकर इस मेटल सरफेस पे मारते हैं, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 में से कुछ इलेक्ट्रॉन खाली स्पेस पे टकरा जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भागे उधर भागे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन अगर आकर टकरा रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक से टकरा जाए तो एक को तो बाहर निकाल के फेंक ही देगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब बोल सकते हैं सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन का मतलब होता है बाई कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन करा दो भाई, तब निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो अपना आखिरी आता है जिस पे हर एक चीज़, मतलब आज का जो चैप्टर टिका हुआ है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब बाय द यूज़ ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब बाय लाइट ऑफ
सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तू हट जा भाई, तू हट जा, हो गया, सूटेबल फ्रीक्वेंसी या सूटेबल एनर्जी या सूटेबल वेवलेंथ, या सूटेबल वेवलेंथ, सूटेबल वेवलेंथ। कहने का मतलब समझे, जो मैं ये बताया कि हाँ ठीक है भाई, अपने को काम है इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को निकालना तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हीट दे दे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एनर्जी लेकर, सही सी बात है, थर्मियोनिक इक्वेशन बोलने का, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब भी निकल जाएगा, समझ में आ रहा ना, या इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करा दे, या लाइट सूटेबल एनर्जी का दे दे, या सूटेबल फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का, तब जाकर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो तीनों है ना, इसको अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, इसको अपने को डिटेल में पढ़ना है, मतलब डिटेलिंग इसका है, जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिटेलिंग, और इतना डिटेलिंग है, इतना डिटेलिंग है, और मैं आपको इतना पढ़ाऊँगा कि किसी भी किताब में कह रहा हूँ ना उतना नहीं होगा, मतलब एनसीईआरटी का पूरा चप्पा छान के आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है, मैं आपका इंतजार करता हूँ, जस्ट 1 मिनट आई एम गिविंग टू यू, ठीक है ना, इसे नोट कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, जल्दी 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 फटाफट कर दो, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया, मिटाऊँ मैं, मिटा दूँ, चलो मिटाता हूँ, चलो पूरा मिटाते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया कि कम से कम कितना एनर्जी दे कि इलेक्ट्रॉन को हम निकाल पाएँ, कहाँ से, मेटल सरफेस से, मतलब सरफेस से ही निकालना है इलेक्ट्रॉन को भाई, अंदर घुस के नहीं निकालना है। इसीलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना अपना, वो लाइट के हेल्प से क्या करता है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सरफेस फिनोमेना बोला जाता है। जैसे इवेपोरेशन को बोला जाता है ना सरफेस फिनोमेना, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सरफेस फिनोमेना बोला जाता है, क्योंकि वो सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो चलिए शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मस्त पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मैं पढ़ने आया था ना फर्स्ट टाइम ब्रांडेड कोचिंग्स में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम सुन के मैं डर जाता था। समझाते तो थे टीचर्स, लेकिन कैसे पढ़ा के भाग जाते थे, समझ ही में नहीं आता था। लेकिन मैं जब खंगाल कर खुद पढ़ा हूँ ना, और खुद मैं अपने से समझता हूँ हर एक चीज़, तब लगता है कि अरे यार पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ, पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ, पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि सारा लोग घन चक्कर खा जाए कि भाई पढ़ाता कैसे है ये, गजब का आदमी है भाई। आ जाओ देखते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, इसकी कहानी से चालू करते हैं, हिस्ट्री से। इसका आविष्कार किसने किया, इसको एक्सप्लेन किसने किया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से देखते हैं। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है ना डिस्कवरी किसने किया था, तो डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज एंड लेनार्ड। ये दो साइंटिस्ट थे। हर्ट्ज ने डिस्कवर किया इसको 1887 में, 1887 में हो सकता है मिस्टेक, लेकिन ध्यान देना ये इसी के आसपास, और ये शायद 1892 में, ठीक है ना। हर्ट्ज और लेनार्ड दोनों ने मतलब डिफरेंट टाइम्स पे इसको मतलब क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्होंने क्या किया, आविष्कार किया, ठीक है ना, आविष्कार किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आविष्कार तो किया इन्होंने, लेकिन इसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। मतलब ये जानते थे कि हाँ भाई किसी मेटल सरफेस पे लाइट आके गिरता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये बस इतना जानते थे, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, पूरा बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे थे। जानते थे कि हाँ ऐसा कुछ फेनोमेना हो रहा है, लेकिन अब एक्सप्लेन करें तो कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक्सप्लेन कौन करता है इसको आके, एक्सप्लेन करता आइंस्टाइन, एक्सप्लेन बाई आइंस्टाइन, वही आइंस्टाइन चाचा, एल्बर्ट आइंस्टाइन चाचा। कब, 1920 में, 1920 में। अब बोलोगे कैसे, ये भाई इससे इसके बीच में देखा जाए तो लगभग 1887, 1892 और 1920 लगभग 30 ईयर्स का अप्रोक्स गैप है। 30 साल तक हर्ट्ज और लेनार्ड, मतलब 30 साल तक ये अधूरा रहा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको। अब क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया, मैं आपको रीजन असली बताता हूँ। देखिए जब आइंस्टाइन जो है ना, आइंस्टाइन 1920 में इसको एक्सप्लेन कैसे कर पाते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए जब हर्ट्ज और लेनार्ड इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वेव थ्योरी को माना जा रहा था। वेव थ्योरी को, जो मैं आपको बताया हूँ कि लाइट को वेव माना जाता था, वेव माना जाता था। लेकिन जब आइंस्टाइन जब आए ना, तो इन्होंने खुद ही अपना क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के हेल्प से एक्सप्लेन किया इसको। अब कैसे किया, मैं आपको जब थोड़ा सा और आगे मूव करूँगा तब मैं बताऊँगा कि कभी भी वेव जो है ना, वेव इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मतलब क्वांटम नेचर ऑफ लाइट मतलब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से ही वो एक्सप्लेन हो सकता है, ठीक है ना। असली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो बताने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी बस ध्यान रखिए, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मतलब फोटोन की हेल्प से इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब वेव से क्यों नहीं एक्सप्लेन हुआ, ठीक है ना। अभी से आने वाले 3-4 स्लाइड बाद आपको समझ में आएगा कि वेव से क्यों नहीं एक्सप्लेन हुआ, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से क्यों एक्सप्लेन हुआ, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। आप तो जान लिए कि हाँ डिस्कवर इन दोनों चचाओं ने किया था, लेकिन हमारे मामा आ गए, आइंस्टाइन मामा, इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया और एक्सप्लेन करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रख दिया, जिसके चलते नीट में इससे 1 सवाल आते हैं, जेई में 1-2 सवाल आते हैं, बोर्ड्स में भी सवाल आते हैं। अगर आइंस्टाइन चाचा नहीं होते तो ये बस ढूंढता रह जाता, तब क्या है, किताब में लिखा नहीं होता, हम लोग नहीं पढ़ते, बस हिस्ट्री की तरह पढ़ते, हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था, समझ में आ रहा है ना। तो सब ये जो श्रेय है एक क्वेश्चन का मतलब नीट में इसका समझ लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो ये आइंस्टाइन चाचा को जाता है, ठीक है, समझ गए ना। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं, अब जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। आपने जो जान लिया कि हाँ कि भैया ये जो सरफेस है अपना, ये सरफेस है, डायग्राम को पहले बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम को बना लेंगे तो सवाल का जो वजन हो जाएगा ना 2.5 ग्राम हो जाएगा, समझ रहे ना। इस डायग्राम को बनाते हैं, देखो यहाँ पे, अरे डायग्राम कैसा बना यार, ठीक है चलो जैसा ही बना, ठीक है, यो या परफेक्ट बनाया, परफेक्ट। अब हम भी धीरे धीरे ड्राइंग सीख रहे हैं, समझ रहे हो ना, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते। देखो यहाँ पे अभी अपना इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, पहले मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इट इज़ ए फेनोमेना, फेनोमेना मतलब प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक फेनोमेना है, ठीक है ना। इट इज़ ए फेनोमेना इन विच क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, क्या लिखाया, इट इज ए फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी। अब वो सुटेबल एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन जो पढ़ाया, ठीक है ना, बताऊंगा रुको। व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, अब एनर्जी से तो फ्रीक्वेंसी भी रिलेट होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी तो रिलेट होता है ना भाई, और वेवलेंथ, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी लिखोगे तो HF हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, hc/λ हो जाएगा वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है ना। मतलब इट इज ए फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या एनर्जी हिट्स ऑन इट। कहने का मतलब कि एक लाइट जो जिसका सूटेबल एनर्जी हो या फ्रीक्वेंसी हो या वेवलेंथ हो, समझ में आ रहा है ना, अगर आकर इस मेटल सरफेस पे हिट कर रहा है, समझ में आ रहा है, हिट कर रहा है, जिसकी सूटेबल एनर्जी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस लाइट की सूटेबल एनर्जी जरूरी है। सूटेबल क्यों लिख रहा हूँ, सूटेबल एनर्जी आपको समझ में आएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। सूटेबल एनर्जी की होनी चाहिए, जब आकर इसको हिट करेगा तब जाकर इधर से इलेक्ट्रॉन जो है फटाक से निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया आपको, तो लिखा है ना, इट इज ए फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हिट्स ऑन इट। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अभी तो इलेक्ट्रॉन ये निकला है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन, नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एंड करंट ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड करंट ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन is known as photoelectric current, photoelectric current। समझो ध्यान से, मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, और जो करंट इस फोटो इलेक्ट्रॉन के चलते पैदा होगा उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, या इसको फोटो करंट भी बोल सकते हैं, फोटो करंट भी बोल सकते हैं, फोटो करंट भी बोल सकते हैं।
समझे ना। और मैं आपको क्या बताया था कि ये जो है सरफेस से ही सारा काम हो रहा है, मतलब लाइट जो है सरफेस पे आएगा और सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सरफेस फेनोमेना बोला जाता है। सरफेस फेनोमेना, फेनोमेना क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से ही निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम सरफेस ओनली, सरफेस ओनली। डेप्थ में कोई काम नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, डेप्थ में कोई काम नहीं होगा, डेप्थ में कोई काम नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है ये देखिए, यहाँ पे समझिए, नेक्स्ट पॉइंट दिखाने से पहले समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे लाइट एनर्जी यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है ना। अब इस लाइट एनर्जी के गिरने के चलते, लाइट एनर्जी के गिरने के चलते एक बात आपको बता दूँ, ठीक है ना, मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में जस्ट 1 मिनट बाद समझाऊंगा कि यहाँ पे जो है ना लाइट के चलते ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, ये फोटोन के चलते इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब लाइट में जो फोटोन है ना उसके चलते इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। इतना समझ लीजिए, क्योंकि एक अभी सवाल दिखाने वाला हूँ आपको, उससे समझ में आएगा, मतलब उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है ना। उसके लिए तैयार हो जाइए, मैं अभी जो बोल रहा हूँ उससे तैयार हो जाइए। यहाँ पे फोटोन के चलते इलेक्ट्रॉन निकला है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि देखिए जैसे लाइट यहाँ पे आया उसके चलते इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब ये आप बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो निकला उसके चलते क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ, और इस इलेक्ट्रिसिटी को फोटो करंट बोला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लाइट जो है आया, इलेक्ट्रॉन निकला और उसके चलते फोटो करंट पैदा हुआ, मतलब ये बोलेंगे हम कि लाइट एनर्जी जो है ना वो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए कन्वर्जन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इनटू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों भैया, क्यों लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि लाइट एनर्जी में जो लाइट का फोटोन जो है ना वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के चलते जो है ना, इस इलेक्ट्रॉन के चलते जो है ना अपना फोटो करंट बह रहा है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है वो, समझे ना। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। देखिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट जो है ना आपको असली सच में बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मतलब आपकी आंखें खोल के रख दूंगा, दिमाग के धागे खोल के रख दूंगा कि असल में जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ और ही है, अपने डिफिनेशन से हट गया है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि अपना इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है ना, और कुछ मतलब एनर्जी से ये बंधा हुआ है, कुछ एनर्जी तो होगा ना, मतलब कुछ बॉन्ड बना है, तो सही सी बात है एनर्जी होगी। जब एनर्जी है इसमें तो इस एनर्जी को तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कुछ ये इलेक्ट्रॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये एनर्जी है, इस मतलब एनर्जी पार्टिसिपेट कर रहा है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दें तो हाँ निकाल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, इससे ज़्यादा दे दें तब निकाल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। हम लाइट की हेल्प से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो अभी मैं आपको समझाया इसको ध्यान में रख के आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये आपको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बताऊंगा, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ही बताना है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ही बताना है, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे पहला ए नंबर मैं लिख रहा हूँ आपको कि एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है ना, मतलब वर्क फंक्शन। बी नंबर मैं आपको लिखा रहा हूँ कि एनर्जी ऑफ लाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब क्या हुआ, मतलब पहले मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद बताइएगा कि कौन सा कंडीशन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक आंसर है इसमें से कोई ए या ए आंसर है, ठीक है ना, मतलब ए या बी आंसर है, ठीक है ना, दोनों आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि 5 क्या होता है, कम से कम एनर्जी जिससे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, और उससे ज़्यादा मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन का एनर्जी है या उसके बराबर है, तब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाँ सही सी बात है। या मतलब यहाँ पे अगर एनर्जी ऑफ लाइट
मतलब जितना एनर्जी चाहिए निकालने के लिए वो फाई है, ठीक है ना, उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तब इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन पार्टिसिपेट करेगा, एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कौन है कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बताइए, थोड़ा सा बताइए कौन सा। अब यहाँ पे आपको जाकर समझ में आएगा कि हाँ भैया क्यों हर्ट्ज और लेनार्ड जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाए थे वेव थ्योरी से, क्योंकि लाइट को वेव मान के समझा रहे थे इसलिए नहीं समझा पाए थे। अभी मैं समझाऊंगा आपको बहुत डिटेल में। पहले बताइए, देखिए ये जो है ना ये गलत है सरासर और ये सही है, क्योंकि एनर्जी जो है ना फोटोन की एनर्जी से मतलब होता है, लाइट की एनर्जी से मतलब नहीं होता है। मैं देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ कि लाइट एज ए होल डू नॉट इंटरेक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन। तो कौन इंटरेक्शन करता है, उस लाइट में पड़े हुए फोटोन इंटरेक्शन करते हैं। बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि फोटोन इंटरेक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन, फोटोन इंटरेक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कौन करता है, फोटोन करता है। मतलब जो लाइट आया ना उसमें जो फोटोन है ना वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। कोई पूरा लाइट नहीं करता है ये काम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1-to-1 इंटरेक्शन अकर्स, 1-to-1 इंटरेक्शन अकर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ डैट इज कि ओनली वन फोटोन, मतलब ओनली वन फोटोन ऐसे मतलब कि वन फोटोन इमिट्स वन इलेक्ट्रॉन ओनली, वन इलेक्ट्रॉन ओनली। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक फोटोन है ना वो बस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये अपना एक कोई मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से क्या हुआ ना, मान लीजिए 2-3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ से क्या हुआ, फोटोन आया। फोटोन को रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि दो फोटोन आया, ये बोला कि दोनों मिलके सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन को भगा के लेके चल जाए, कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि एक फोटोन मात्र एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है, ठीक है ना। समझ रहे हो तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये दो फोटोन कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन चल तू मेरे साथ, दोनों के साथ चल, ठीक है ना। या ऐसा हो सकता है कि एक फोटोन आए, ठीक है ना, एक फोटोन आए जिसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, मतलब एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा हो, वो बोले कि तुम तीनों को भगा के लेके चलते हैं, तब भी नहीं पॉसिबल है। तब भी बोलेंगे नहीं भाई, वी आर वेरी लॉयल, वी डोंट वांट टू गो विथ यू, आइदर यू हैव मोर एनर्जी, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है फिर भी हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 1-to-1 इंटरेक्शन है भाई। एक फोटोन जो है ना एक इलेक्ट्रॉन को ही लेके जा सकता है, चाहे उसकी कितनी भी एनर्जी हो। कभी भी दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाएगा, कभी भी एक फोटोन 2-3 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेके जा सकता। मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का ही इंटरेक्शन होगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है लात मार के। समझ में आ रहा है ना, यही कर सकता है यहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी एक पॉसिबल नहीं है। मतलब ये चाहेगा दो फोटोन किसी एक को लेकर जाए, नहीं है पॉसिबल। ये चाहेगा एक फोटोन जिसकी एनर्जी बहुत सारा है, बोलेगा कि तुमको भी दे देंगे, तुमको भी दे देंगे एनर्जी, तीनों चलो, फिर भी नहीं जाएगा सब। मतलब एक ही को लेकर जा सकता है, कहा नहीं इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। समझ गए, इस बात को समझ गए। अब देखिए मैं आपके दिमाग खोलने वाला हूँ कि वाई लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। सवाल यहाँ पे आया है, सवाल ये है कि वाई लाइट वेव कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैन नॉट एक्सप्लेन पीईई से समझिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक कोई मेटल सरफेस है, ठीक है ना, मेटल है, मेटल में यहाँ पे बताता हूँ, मेटल जिसका वर्क फंक्शन जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना, एक लाइट यहाँ पे गिराते हैं, लाइट गिरता है, जिसकी एनर्जी जो है ना, एनर्जी ऑफ लाइट वेव, जिसकी लाइट वेव की एनर्जी है ये है अपना, मान लो कितना 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस लाइट वेव में समझ लो कि 50 फोटॉन्स है। कितने फोटॉन्स है, 50 फोटॉन्स है, 50 फोटॉन्स है। तो मैं पूछूँ आपको कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 फोटोन, मतलब लाइट की एनर्जी कितनी है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 फोटोन है, तो 50/50 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा।
आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझे यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मेटल है जिसकी जो मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो लाइट यहाँ पे गिर रहा है उसकी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप तो ये बोलोगे कि हाँ, आप जो डिफिनेशन पढ़ोगे कि हाँ लाइट गिरता है, उसके अनुसार अगर वो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर दिया तो वो लेकर इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि हाँ फोटोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है, मैं क्या लिखूँ, फोटोन इंटरेक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन, लाइट इंटरेक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर ये आपको नहीं बताता तो हाँ आप क्या जवाब देते हैं, हाँ ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट वेव आ रहा है, यहाँ पे फाई का वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल के लेके चला जाएगा, क्योंकि 50 है 5 गुना ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा ही है, तब निकाल के लेके चला जाएगा। लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, ये गलत चीज़ है। लाइट कभी भी जो है ना इंटरेक्ट करेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन से, जो इंटरेक्शन होगा फोटोन का इलेक्ट्रॉन से होगा। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन से मतलब, एनर्जी ऑफ लाइट से मतलब ही नहीं है। लाइट तो गिरेगा ही भाई, उसमें लाइट तो गिरता ही है, क्योंकि लाइट गिरेगा उसको फोटोन से मतलब है, उस पूरे लाइट से मतलब ही नहीं अपने को, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लाइट गिरा, इसकी एनर्जी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे फाई का वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन सोचो यहाँ पे क्या करेगा ना, फोटोन सोचेगा कि हम क्या करते हैं ना, 10 मिल के इसको निकाल देते हैं, 10 मिलेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, निकाल देते हैं, नहीं तब भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है। मैं बताया था ना कि यहाँ पे 2 फोटोन कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, समझे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वाई लाइट वेव कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आंसर लिखोगे रीजन ये लिखोगे कि लाइट वेव एज ए होल डू नॉट इंटरेक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा लाइट वेव इंटरेक्शन नहीं करता है। ओनली, यहाँ पे लिखो ओनली फोटोन इंटरेक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी देखेंगे फोटोन की, एनर्जी लाइट की नहीं देखेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन तो क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है भाई, कैसे निकाल सकते हो तुम, निकाल ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। 10 फोटोन भी मिल के इसको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि एक 1-to-1 इंटरेक्शन है। समझे इस बात को ना, समझे, आपको दिमाग खुला अब यहाँ पे कि क्यों भाई वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्यों एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बोलता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कि भाई फोटोन जो है ना इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा। ये वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि लाइट जो है ना इंटरेक्शन करता ही नहीं है, इसलिए अपना कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होगा। मतलब एनर्जी जो गिरा इधर ज़्यादा होना चाहिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, या उसके बराबर होना चाहिए, तब जाकर अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और एनर्जी किसकी होनी चाहिए, फोटोन की होनी चाहिए, लाइट की एनर्जी से मतलब नहीं है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे लाइट की एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही, वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 गुना ज़्यादा है, फिर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ना इससे 10 गुना कम है, वर्क फंक्शन से 10 गुना कम है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो कहाँ से निकलेगा, तो अपने को एनर्जी ऑफ फोटोन से मतलब, अपने को मतलब एनर्जी ऑफ लाइट से नहीं है। समझे ना, समझे, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। हो गया, नोट कर लिया आपने, मैं मिटाऊँ, देखिए मैं मिटाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अब भ्रमित में नहीं रहा है। देखिए मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लेना, ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। इस हिसाब से, इस बेसब्री से, मतलब इस जुनून से फटाफट पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, भागते हैं, वो करना ही नहीं है, सीधी सी बात है, वो करना ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताया अभी कि कंडीशन जो होता चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ना, होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो ज़्यादा हो वर्क फंक्शन से, या उसके बराबर हो, तब जाकर अपना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तब भी क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब भी गारंटी है कि हाँ ये कंडीशन होगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये तो छोड़ दीजिए, ये कंडीशन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, सही सी बात, हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये कंडीशन अगर होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 100% क्या चांस है निकलने का इलेक्ट्रॉन का, नहीं, अब भी नहीं आप बोल सकते कि निकलेगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन मे इजेक्ट या इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि ये कंडीशन आपको मिल भी जाए, तो इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट या इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, आप बताओ कौन सा कंडीशन सही है, ये सही है या ये सही है। इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट आप बोलोगे क्योंकि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सीधी सी बात है, लेकिन ये गलत है, ये सही है। क्यों, मैं बता रहा हूँ कि मान लो भाई आपने एनर्जी तो दे दी, आपने ज़्यादा एनर्जी दे दी वर्क फंक्शन से, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना निकलना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलना तो चाहेगा, लेकिन क्या पता इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे इलेक्ट्रॉन में टकरा के उसी में रह जाए।
समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाहता हूँ? मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मान लो आपने एनर्जी तो दे दी, वर्क फंक्शन को उसने ओवरकम भी कर लिया और निकलना चाहा, निकल रहा था बाहर, तभी जाकर टकरा गया कहीं, उसी क्रिस्टल में टकरा गया, क्रिस्टल में टकरा गया तो वहीं रह जाएगा, सही सी बात है, निकल नहीं पाया। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन गारंटी नहीं है कि निकल जाए, इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, मतलब ये कंडीशन है, हाँ 100% ये कंडीशन सही है कि हाँ इसी कंडीशन में निकलेगा, लेकिन क्या पता कोलिजन हो जाए, कोलिजन हो जाए और ऐसा कोलिजन हो जो उसको उसी में रख दे, मतलब निकाल ही नहीं पाए उसको, तब तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। तो कभी भी ये स्टेटमेंट आए तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ लीजिए कि नीट में जितने भी सवाल आए हैं ना, जितने भी सवाल आए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सोल्व होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स इसी चीज़ के लिए दिया गया है कि आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने को मूव करना है अब आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन साहब ने अपने को तो दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अपना इक्वेशन भी चिपका दिया, ठीक है ना। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए फिर से वहीं उस सुंदर से प्यारे से दुलारे से डायग्राम को बनाते हैं, और दुलारे से डायग्राम को बनाने के बाद समझेंगे कि आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों दिया और क्यों होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देखिए पहले जो होता है ना आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 + ke max। अब ये क्यों होता है, इसका फील भी तो लेना जरूरी है ना, बिना फील का ये फार्मूला रट लें कैसे चलेगा, सीधी सी बात है। फील ले लीजिए थोड़ा सा, मैं फील देता हूँ आपको। चलिए फील देखिए यहाँ पे, फील कमिंग टू द फील पॉइंट, दिस इज आवर वहीं प्लेट, मेटल सरफेस अरे नहीं भाई थोड़ा सा अच्छा बन जाए यार, क्यों इज्जत ले रहा है। हाँ ठीक है, चलो चलेगा, दौड़ेगा ना, दौड़ेगा। बोलोगे सर फटाफट डायग्राम बना के हटना चाहिए, तो आप भी सर इतना ज़्यादा इसको डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, पूरा मेकअप करके छोड़िएगा क्या भाई, करना ज़रूरी है यार, पूरा 3D का फील भी तो आना चाहिए। देखो यहाँ पे 3D का फील नहीं आ रहा है, अभी मैं इसको 3D का फील देता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है चलेगा, चलो छोड़ो टावर डाउन। देखो इलेक्ट्रॉन है अपना, इलेक्ट्रॉन है, पूरा लोयलिटी है इलेक्ट्रॉन्स का। लोयलिटी क्यों बोला, क्योंकि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ लोयलिटी, दिस इज़ नॉट लाइक आवर वर्ल्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन की दुनिया है ना, ये लोयलिटी की दुनिया है। कैसे है लोयलिटी की दुनिया, लोयलिटी की दुनिया ऐसे है क्योंकि 2 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं लेके जाता रहता। इलेक्ट्रॉन का फैमिली बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन के आसपास के पड़ोसी सब बोल रहे थे कि नहीं भाई 2 के साथ हम कैसे जाने दें, या कोई एक आ रहा था जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी था और वो चाह रहा था कि 3-4 को लेकर चल जाए, तब भी नहीं जाने दे रहा था साहब। मतलब सोच रहे हो कितना लोयल साहब, बोल रहा था कि नहीं एक का एक ही के साथ करा सकते हैं, ये पंचाली थोड़े है कि 5 पांडवों को संभाल लेगी, मतलब एक ही के साथ जाएगा, नहीं भेजेंगे कितना भी हो तुम्हारे पास, नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। तो ये देखो, ये दिस इज वर्ल्ड ऑफ लॉयलिटी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज वर्ल्ड ऑफ लॉयलिटी, मतलब ये दुनिया जो है लॉयलिटी की दुनिया, ठीक है। अब देखो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये जो है मेटालिक सरफेस जिसका फाई दिया हुआ है अपना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कमिंग टू द फील्ड ऑफ, चलिए ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, कमिंग टू द फील्ड ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पे जो है फाई दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी क्या होता है, यहाँ से अपना लाइट आता है, और जो एनर्जी ऑफ लाइट जो है ना, एनर्जी ऑफ लाइट ये कितना दिया हुआ है, मान लो 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, मान लो 300 नहीं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और इसमें 100 फोटोन है। इस लाइट में कितने फोटोन है, 100 फोटोन है। तो पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, थोड़ा सा गेम खेलते हैं, थोड़ा सा मज़ा लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 फोटोन, मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, सही सी बात है। मैं 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूँ इसको, तो बोलोगे सर 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 100 फोटोन, मतलब 1 फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, और 5 भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, अगर इसके बराबर हम दे दे तो ओवरकम कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, हाँ निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन,
ठीक है ना। और तीसरा कंडीशन ये है कि मान लो हम 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, लाइट की एनर्जी 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बोलोगे कि हाँ 5 को ओवरकम भी कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच भी गया, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, इसी का फील लेने वाले हैं। समझ में आया कि जब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा तो नहीं निकला इलेक्ट्रॉन, जब 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा तो इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन एनर्जी नहीं बचा, लेकिन जब 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा तो एनर्जी बचा भी और इलेक्ट्रॉन निकला भी। समझ में आया ना। इसी चीज़ को बहुत अच्छे से डील करना है। देखिए यहाँ पे तो मैं आपको बोला ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगा ये आएगा अपना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर 5 + ke max लिखा था ना, 5 + ke max लिखा था ना, क्या लिखा था, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो ke max बचा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको फील आया, यहाँ पे फील आया। कैसे मैंने बताया, देखिए ऐसे ही बताया, सही सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आइंस्टाइन मतलब यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके सामने प्रूफ कर दिया मैंने। जितना LHS में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतना RHS में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस एग्जाम्पल के अनुसार। समझ में आया ना, ये भी समझ में आपको फील आया कि हाँ आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही क्यों होगा। अब देखिए सारे कंडीशंस बता दे, सही सी बात है। देखिए किसी में ke max 0 हो जाएगा, किसी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, सही सी बात है, और किसी में बहुत ज़्यादा एनर्जी, अगर 5 से ज़्यादा इसका एनर्जी होगा उसमें ke max निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे है क्या, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए ये तब इक्वेशन वैलिड है व्हेन नो एक्स्ट्रा कोलिजन अकर्स, व्हेन नो एक्स्ट्रा कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, क्योंकि जब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊंगा ना, उसमें आपको फील लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने ये क्यों लिखा, देखिए कैसे। मान लो कि तुमने क्या किया, तुमने तो हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करके ये इलेक्ट्रॉन निकाला और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है ना। क्यों होगा, सही सी बात है, वो तब होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम इलेक्ट्रॉन निकाले लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें टकराए नहीं, इसके क्रिस्टल में, क्योंकि टकरा जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके वो निकल रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, समझो बहुत अच्छे समझो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्चा किया अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए, खुलने के लिए, पूरा निकलने के लिए, ठीक है ना। लेकिन बचा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करेगा, वो निकल के लेके जा रहा था, पॉकेट में कस लिया और लेके जा रहा था। ले अब पता चला कि किसी से टकरा जाए, क्रिस्टल से टकरा जाए या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, तब क्या होगा, तब तो उसकी एनर्जी जो है उस टकराने में वेस्ट हो जाएगी। हो सकता है पूरा वेस्ट हो जाए या आधा वेस्ट हो जाए या थोड़ा वेस्ट हो जाए, लेकिन हो तो जाएगी ना। लेकिन अगर हो जाएगी तो वहाँ पे उस हिसाब में तो ke max हम नहीं लिख सकते कि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, उस समय तो हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उस समय तो कुछ कम हो जाएगी। तो ये वैलिड तभी है जब एक्स्ट्रा कोलिजन ना हो इलेक्ट्रॉन का, समझे ना। जब एक्स्ट्रा कोलिजन नहीं होगा तो जितना बचा उतना ही एनर्जी निकल जाएगा, मतलब जितना बचा उतना ही निकल जाएगा, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। समझे ना इस बात को, इस बात का फील आया आपको, बहुत अच्छे से फील आया, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, अब इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एनर्जी ऑफ फोटोन HF बोला जाता है ना, HF, पहले HF के टर्म्स में देखिए, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में HF, और इसको HF0 बोलो, वर्क फंक्शन को HF0 बोलो। अब F0 क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ke max, भाई फाई क्या है, भाई फाई भी तो एनर्जी है ना, इसी के तो एनर्जी को ये खर्चा कर रहा है, ये जो एनर्जी है इसी का तो खर्चा कर रहा है, मतलब एनर्जी ही है, एनर्जी है तो HF0 बोला जा सकता है। ये HF है तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या है, और ये F0 जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है ना। अब देखो इसको तो क्या कर सकते हैं हम, hc/λ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या इसको hc/λ0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में इक्वल टू ke max। ये लिखो या ऊपर वाला लिखो, तीनों बात सेम है। अब देखो मैं सारे टर्म्स का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। वेयर EP क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन, कोई दिक्कत नहीं।
फाई क्या है, वर्क फंक्शन। के मैक्स क्या है, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। और ये पॉसिबल तभी है जब एक्स्ट्रा कोलिजन ना हो। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब एक्स्ट्रा कोलिजन हो जाएगा तो एनर्जी खर्चा हो जाएगा, एनर्जी खर्चा हो जाएगा तो मतलब जितना लेके निकल रहा था उतना नहीं निकलेगा, तो मैक्सिमम काहे का बचा, कम हो गया। सही सी बात है, ठीक है ना। देखो एफ क्या है, एफ 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 ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन मतलब जो फोटोन यहाँ पे गिरा, फोटोन यहाँ पे गिरा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है एफ। क्योंकि एनर्जी ये जो है ना इंसिडेंट ईपी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन बोलो या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बोलो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बोलो, इसको ऐसे लिखो ना, इसको वर्क फंक्शन बोलो, वर्क फंक्शन बोलो, या इसको बोलो थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है वर्क फंक्शन को, क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब हुआ ना कि एक ऐसा एनर्जी बैरियर जिसको तोड़ के जाया जा सके, मतलब एक ऐसा एनर्जी बैरियर, मतलब वर्क फंक्शन क्या था कि वो कम एनर्जी बैरियर था, मतलब उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब एक ऐसा बैरियर, उसको थ्रेशोल्ड का मतलब हो गया एक ऐसा बैरियर जिसको तोड़ने के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसीलिए इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो या वर्क फंक्शन बोलो, ठीक है ना। अब एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और एफ नॉट क्या हो गया, एफ नॉट हो गया अपना, ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे लिखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। टर्म से घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, क्यों भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का मतलब क्या हुआ, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है लिमिट, मतलब उस लिमिट को क्रॉस करने पर ही जाकर कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर क्रॉस किया जाए तभी जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसीलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाए। क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों बोला, क्योंकि फाई का ही तो बात है ना, फाई के का ही तो मतलब होता है, यहाँ पे फाई को ही तो लिख सकते हैं, फाई बराबर एच एफ नॉट या एच सी बाई लेमदा नॉट, बताओ ना भाई, वही तो चीज़ है ना, इसी को तो लिखा हुआ एच एफ नॉट या एच सी बाई लेमदा नॉट, एफ नॉट को सी बाई लेमदा नॉट लिखा, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट एफ नॉट लिख लिया आपने, अब देखो नेक्स्ट लेमदा, ये है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन गिरा उसका वेवलेंथ बोल सकते हैं, सही सी बात है, ठीक है ना। अब देखो लेमदा नॉट क्या हो गया, ये है वेवलेंथ ऑफ नहीं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सीधा सा लिखो ऐसे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। बताओ यहाँ तक कुछ कमी, यहाँ तक कुछ ऐसा लगा कि हाँ मतलब कुछ नहीं समझ में आया आपको, समझ में आया ना, समझ में आया ना बहुत अच्छे से। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, मिटाऊँ, देखिए मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ अभी, नेक्स्ट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे इसके, ठीक है। और वो डिटेलिंग जो है ना आपका दिमाग खोलेगा। यहाँ पे आइए, अभी मैं आपको क्या बताया था, अभी मैं जो आपको बताया था ये बताया था कि हाँ 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर लाइट वेव हम गिराते हैं, उसमें अगर 100 फोटोन है तो एक फोटोन की जो अपना एनर्जी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और फाई का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो हाँ इस केस में अपना जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में चलता हूँ और इसी डायग्राम से समझेंगे डिटेलिंग, ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग में समझिए। डिटेलिंग में कंडीशन समझा रहा हूँ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए पहला है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो ग्रेटर देन फाई हो, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ बोलोगे ऑफ कोर्स निकलेगा, सही सी बात है, मतलब फाई इतना चाहिए और इससे ज़्यादा ही है तो निकल ही जाएगा, और फोटोन का बात हो रहा है तो फोटोन का ही बात होना चाहिए, सही सी बात है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिख सकते हैं, एच एफ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम क्या लिख सकते हैं, एच एफ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फाई को क्या लिख सकते हैं, एच एफ नॉट लिख सकते हैं, या इसको एच सी बाई लेमदा लिख सकते हैं, या इसको एच सी बाई लेमदा नॉट लिख सकते हैं। समझे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए जब हम एनर्जी ऑफ फोटोन को एच एफ लिख सकते हैं और फाई को एच एफ नॉट लिख सकते हैं, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, एच एस तो दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एफ इज़ ग्रेटर देन एफ नॉट, ठीक है। देखिए
और आप ये जानते हैं कि यहाँ पे कि जो एनर्जी होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर फ्रीक्वेंसी होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम ये भी लिख सकते हैं कि लेमडा नॉट जो होगा ना वो बड़ा होना चाहिए लेमडा से। ये समझ में आया कि नहीं, ये मैंने क्या लिखा, ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। देखिए मैं जानता हूँ नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था। देखिए अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन को hc बाई लेमडा लिखते हैं और इसको hc बाई लेमडा नॉट लिखते हैं तो hc से x कटा, ये लेमडा नॉट इधर चल जाएगा, लेमडा इधर चल जाएगा, तो लेमडा नॉट इज ग्रेटर देन लेमडा। यहाँ से समझिए, हमने तो कलियां मांगी कांटों का हार मिला। यहाँ से भी तो समझ सकते थे भाई, सीधी सी बात है। एनर्जी का जो ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का उतना ही ऑर्डर होगा, वेवलेंथ का अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। सीधी सी बात है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड कम हुआ तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है, समझे ना। अरे समझ गए इस बात से, इसे भी तो समझ गए, ठीक है। तो इस केस में मतलब ये तीनों बात सेम ही है, समझ रहे ना। ये बोले या ये बोले, इन तीनों केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा विथ काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। मतलब ये जो कंडीशन है ये वाला कंडीशन है भाई, सीधी सी बात है। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, समझ गए ना। देखो दूसरा है एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर फाई हो जाए। मतलब कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है ना, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर फाई है तो हम इसको ये लिख सकते हैं एच एफ बराबर एच एफ नॉट, और इस चीज़ कटाओ तो एफ बराबर एफ नॉट भी लिख सकते हैं इसको, क्या दिक्कत है। अगर हम लेमदा के टर्म्स में लिखे तो एच सी बाई लेमदा बराबर एच सी बाई लेमदा नॉट, तो ये से ये गया, लेमदा नॉट इधर आया, लेमदा इधर गया, तो लेमदा नॉट बराबर लेमदा। हम ये भी तो लिख सकते हैं, मतलब लेमदा नॉट बराबर लेमदा हो, तब क्या होगा, तब बताओ तब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा या विदाउट काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो आप ये बताओगे कि हाँ एनर्जी ऑफ फोटोन जो है फाई के बराबर, मतलब जितना एनर्जी आया उतना फाई में खर्चा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला तो सही लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बचा कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन इमिट विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी या विदाउट काइनेटिक एनर्जी, समझे यहाँ तक, समझे। अब देखो तीसरा, थर्ड कंडीशन ये है कि हमारा जो एनर्जी ऑफ जो फोटोन है वो लेस देन फाई है। मतलब ये बोल सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। यहाँ पे यही बोलूँगा ना, एच एफ लिखोगे लेस देन एच एफ नॉट लिखोगे, चलो बच्चे जैसा समझा देता हूँ, मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, या एच सी बाई लेमदा लिखोगे या एच सी बाई लेमदा नॉट लिखोगे, तो लेमदा नॉट इधर जाएगा, तो एच सी से एच सी कटा, तो लेमदा नॉट इज लेस देन लेमदा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि लेमदा नॉट इज लेस देन लेमदा, सीधी सी बात है। तो इस कंडीशन में बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हो इस कंडीशन में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी निकलेगा उसके साथ होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब बस यही है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है लाइट के हेल्प से, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला नहीं तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, समझे यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे फंसना नहीं, ये फ्रीक्वेंसी फोटोन का है, ठीक है ना, ये वेवलेंथ फोटोन का है, ये फ्रीक्वेंसी फोटोन का है, वेवलेंथ फोटोन का है, फोटोन डाल दो, ठीक है ना, पी से फोटोन हो गया, समझे। मतलब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, समझे ना, समझे इस बात को, यहाँ तक समझ के। अब देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए नोट करके लिखो, नोट करके। यहाँ तक बहुत अच्छे डिटेल में समझ गए ना मैंने क्या बोला, समझ में आ गया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये तो ठीक है आप समझ गए होंगे, ये कैसे आया, ये कैसे आया, से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आप नोट, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को डिटेल में आपको समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को मतलब एफ नॉट को, इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन मैं आपको लिखा रहा हूँ। इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो लिखा जाएगा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from metal surface, from metal
सरफेस, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर। मतलब मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी दिया जाए कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। समझ में आया ना? तो ये डिफिनेशन लिख सकते हैं। और दूसरा एक और डिफिनेशन आपको दिया जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। समझ में आ रहा ना? एग्जाम में असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत आ रहा है, इसके लिए आपको डिफिनेशन लिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना? समझे ना? कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर यहीं पे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता, मतलब वर्क फंक्शन होता, तो जस्ट यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी हो जाता और सारा स्टेटमेंट वहीं छाप देते आप। सीधी सी बात है। ठीक है ना? यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच, मतलब फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका ये वैल्यू जिस पे एनर्जी ऑफ फोटोन फाई के इक्वल हो जाए। यहाँ से डिफिनेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है ना? वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई, मतलब फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ना वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए। कैसे? देखो, अगर तुम एफ पी मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट रखते हो, मतलब वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड मतलब फ्रीक्वेंसी के बराबर रखो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को, तब जो तुम एनर्जी लिखोगे तो एच एफ होता है ना, तो एच एफ नॉट हो जाएगा, क्योंकि एच एफ लिखोगे तो एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और उस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे एफ नॉट डालोगे। सीधी बात है, क्योंकि इसके बराबर तुम मान रहे हो इसके अनुसार। ठीक है ना? तो ये एच एफ नॉट लिखोगे, सीधी सी बात है। और एच एफ नॉट किसका होता है? फाई के भी तो बराबर होता है ना, तो इसको फाई भी तो लिख लोगे ना। इसलिए ये स्टेटमेंट आके अगर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई, मतलब फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू जिस पे एनर्जी ऑफ फोटोन फाई के इक्वल हो जाए, तो एच एफ नॉट आ गया, तो एच एफ नॉट फाई का भी तो होता है। समझ गए? यहाँ से समझ गए ना? अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जगह नहीं है, हाँ लिख देते हैं। यहाँ पे देखता हूँ जगह है कि नहीं, नीचे कितना जगह बचा हुआ है। हाँ हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ऐसा है। देखो यहाँ से समझो, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं ना, ये दोनों है ना कंडीशन, कि इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हो सकता है, मतलब आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये हो गया कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ पीईई इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना तक बाबू समझ में आया? अगर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना होगा तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना? सॉरी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है ना? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हाँ ये दोनों कंडीशन आ जाएगा अपना। समझ रहा हूँ ना? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं मिटाता हूँ जल्दी फटाफट। नोट कीजिए जल्दी फास्ट, जल्दी। हो गया? अभी बहुत बताना बाकी है, अभी समझ लीजिए कि आधा घंटा और मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है ना? हो गया? देखिए मैं मिटाता हूँ। देखिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, वहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में बताऊंगा आपको। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? कॉपी में आपके लिखा हुआ है, वहाँ से देखते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट जो है अपना सेकेंड नोटेबल पॉइंट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये स्टेटमेंट लिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज अगर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें फंस जाओगे, इसीलिए लिखाना बहुत ज़रूरी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जिसको लेमदा नॉट बोला जाता है, लेमदा नॉट। ठीक है ना? अब देखो, अब ये क्या है? ये है मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि मिनिमम एनर्जी था थ्रेशोल्ड एनर्जी में, मतलब वर्क फंक्शन में मिनिमम फ्रीक्वेंसी था और एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ मैं लिखा रहा हूँ। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये भी लिख सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। सही सी बात है। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। या दूसरा स्टेटमेंट
कि वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आप देखो डिटेलिंग में जाकर देखो, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट विच एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू फाइव की इक्वल हो जाए। जाकर देखो सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड नंबर वाला में जो जिसमें फ्रीक्वेंसी में आपको सेम स्टेटमेंट दिखाया था ना, यहाँ पे जस्ट फ्रीक्वेंसी डाला था, उसमें जाकर देखो ये आपको समझ में आएगा। लेकिन बोलना क्या चाहता है कि अगर लेमदा बराबर लेमदा नॉट हो जाए देन एनर्जी लिखते हैं एच सी बाई लेमदा लिखते हैं ना, तो लेमदा के जगह पर लेमदा नॉट डाल देंगे तो एनर्जी होगा एच सी बाई लेमदा नॉट, और एच सी बाई लेमदा नॉट किसका होता है, ये तो फाइव का ही होता है, सीधी सी बात है। तो ये हो गया वही अपना कि वैल्यू ऑफ वेवलेंथ का वो वैल्यू जिस पे एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 5 हो जाए, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल हो जाए, 5 के इक्वल हो जाए। हो गया, समझ में आ गया ना। मतलब दोनों स्टेटमेंट कुछ भी डाल सकता है आपको फंसाने के लिए, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, समझ गया। आप देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ देखो यार चूहा बहुत कुतर रहा है, रुको इन चूहों को पहले भगा दें दो, बहुत ज़्यादा रूम में चूहा हो गया है, परेशान कर दिया है सब भाई, पूरा काट कूट के लग रहा है घुस जाएगा सब। इसको बाहर रखने दो, कुछ सामान है खाने पीने वाला। चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, चूहा डिस्टर्बेंस। खाने तो नहीं देंगे कोई भी सामान, पूरा प्लास्टिक काट दिया सब, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था अभी, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ अपना वेवलेंथ के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो वहाँ पे आप जाने थे ना कि हाँ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा या बराबर होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो ज़्यादा होगा या बराबर होगा वर्क फंक्शन से, तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो लेमदा जो है ना, इन दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होता है या बराबर होता है, मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ फोटोन से, तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, समझ गए ना। क्योंकि यहीं जाकर देखो डिटेलिंग में मैं यही कराया हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइदर लेमदा नॉट ग्रेटर देन लेमदा होगा या लेमदा नॉट बराबर लेमदा होगा, तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। मतलब ये बोलेंगे कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। आप तीनों कंडीशंस को ध्यान रखना, कोई भी कंडीशन आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बताया, ठीक है ना। समझे आप यहाँ तक, समझ में आपको हर चीज़, कुछ भी छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। अब जाइए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और चलते हैं और दिखाते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर पॉइंट देखिए, 3 नंबर ये पॉइंट है कि देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और ये क्या है मैक्सिमम वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो आप कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं जो घुमा सकता है आपको, ठीक है ना। देखिए बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एबव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट अकर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर्स। अरे क्या बोल दिए सर, इतना समझ में नहीं आया। अरे भाई सीधी सी बात है, कम से कम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था जिसके नीचे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है ना, मतलब सॉरी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, और उससे कम दे देंगे तो और नहीं होगा, इसीलिए लिखा हुआ बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अबव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ भाई, मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था उसको बोल रहे थे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और उससे ज़्यादा देर तो कहाँ से होगा, क्योंकि मैक्सिमम है ही उसी पे हो रहा है, और उससे ज़्यादा देर तो होगा ही नहीं। समझ गए ना, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए। अब देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखाता हूँ कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ चाहिए। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम से ज़्यादा कर नहीं सकते हो, लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ अगर शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा, एनर्जी हाई होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी, समझ जाना यार। हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ
क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ तो चाहिए ही नहीं। लॉन्गर वेवलेंथ अगर हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, सीधी सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पर होगा ही नहीं। देखो ना लिखा हूँ ना यहाँ पे, वहीं लिखा हूँ, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक समझे मुन्ना? समझे? सीधी बात है, वही बात को रिपीट कर रहे हैं लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट के तौर पे, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट नोट कीजिए। कुछ और स्टेटमेंट्स बाकी है, जस्ट 10 मिनट का और क्लास है। जल्दी नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? मिटाऊं ना? देखिए मिटाता हूँ। उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। अरे कहानी तो लिखना है अपने को ना, कहानी लिखना है, और एक ऐसी कहानी होनी चाहिए ना जिसको जब सुनाई जाए दुनिया को ना, तो दुनिया उससे इतनी सीखे कि मज़ा आ जाए। तो एक कहानी ज़रूर गढ़ो अपना, एक कहानी ज़रूर फ्रेम करो। और कहानी बनाई नहीं जाती है, समझ में आ रहा है ना, मेहनत से बने वो कहानी है। स्क्रिप्ट लिखने का बात नहीं कर रहा हूँ, मजाक में मत लेना। कहानी होनी चाहिए, रियल स्टोरी होनी चाहिए। जैसे 12th फेल आई ना श्रद्धा मनोज की, तो IPS बनने के बाद आई, नहीं तो वैसे श्रद्धा मनोज जो है ना बहुत सारे घूम रहे हैं। तो पहले औकात बनाओगे ना, जो मुंह से बोलोगे वो सब सही निकलेगा, समझे ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये सब आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, देखो नेक्स्ट है कि देयर इज नहीं, ऐसे लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए सरफेस नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सरफेस में मैं तो लिखा चुका हूँ, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ डेट इज कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन कोलिजन ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, जो लिखा हुआ है वही बात हो रहा है, सीधी सी बात है। कहने का मतलब यह है ना, कितना ज़्यादा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है कि जैसे फटाक से फोटोन इस पर मारा, फटाक से ही निकल जाएगा, सेकेंड्स भी नहीं लगेगा इसको निकलने में, कोई टाइम लैग नहीं लगेगा। जैसे फोटोन गिरा फटाक से निकाल देगा, लेकिन वो सूटेबल एनर्जी का फोटोन होना चाहिए, सीधी सी बात है। सूटेबल एनर्जी का फोटोन गिरा फटाक से निकाल देगा, ऐसे ही करेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई टाइम लैग नहीं होगा, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होगा उसमें। समझ में आया ना? समझ में आया ये बात? देखिए थर्ड देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, नेक्स्ट है कि इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी लो। मतलब एक बात गौर से सुनना, 1000 फोटोन गिरता है ना तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। हैं? क्या बोल दिए सर? क्या सुनाई दिया तुमको? जो सुनाई दिया वही बात है। 1000 फोटोन गिरता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्यों? समझा रहा हूँ अभी। इफिशियंसी में देखो, इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी लो। इसका मतलब ये होगा ना, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट बटे इनपुट। अब बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आउटपुट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आउटपुट जो है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब इलेक्ट्रॉन है। इनपुट क्या दे रहे हो? फोटोन दे रहे हो, मतलब फोटोन दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब इफिशियंसी जो है ना, यहाँ पे 10⁻³ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो 1 यहाँ पे लिखा जाए तो आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट कितना है? 1 है, तो इनपुट कितना है? 10⁻³ है। इसका मतलब यही ना हुआ 1/10⁻³ इफिशियंसी बराबर 1/10⁻³ हुआ। 10⁻³ का मतलब क्या हुआ? 10⁻³ हुआ, मतलब 1/10⁻³ हुआ। मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन और ये हुआ फोटोन। मतलब ऑन कोलिजन ऑफ 1000 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अब बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आप तो बोल रहे थे 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। देखो भाई,
1000 फोटोन गिरा तो सही इस पर, लेकिन कोई गारंटी है कोई फोटोन इसके बीच में गिर जाए, कोई फोटोन इधर इधर क्रिस्टल टकरा जाए, कोई फोटोन इधर टकरा जाए, इधर टकरा जाए, इधर टकरा जाए, इधर टकरा जाए। अब सटीक इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा तभी तो जाके निकलेगा ना। क्या पता कोई फोटोन हवा में ही लात मार के भाग जाए ऊपर से ही, कोई कहीं गिर जाए, कोई सरफेस से इधर बाहर गिर जाए। समझ रहे हो मेरे बात को, समझ रहे हो ना। तो यही बोला था कि 1000 फोटोन जब गिरता है ना, गिर तो 1000 रहा है, इस पर प्रॉपर गिरे तो बात दूसरा है। प्रॉपर अगर गिरे सुटेबल एनर्जी का तब जाके निकलेगा, लेकिन प्रॉपर अगर नहीं गिरा है, कोलिजन हुआ 1000 फोटोन का, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इसी को बोला था कि इसीलिए बोला था कि इफिशियंसी जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ज़्यादा लो है, वेरी लो है। समझे इस बात को, समझे। चलिए इसे नोट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद खत्म करेंगे। लास्ट टॉपिक है अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, आज का लास्ट टॉपिक है। अभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाकी है, सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत सारे उससे रिलेटेड ग्राफ्स, समझ में आया ना, बहुत सारा चीज़ जो कल आएगा, ठीक है ना। नोट कर दिया, नोट कर लिया, इसे नोट कर लिया। देखिए मैं मिटाता हूँ इसे। अब वक्त आ गया काइनेटिक एनर्जी को समझने का। आपको बताया था ना के ई मैक्स, जब एक्स्ट्रा कोलिजन ना हो तब के ई मैक्स आएगा, लेकिन वही एक्स्ट्रा कोलिजन हो जाए तब क्या होगा, वही समझेंगे अभी, ठीक है ना। अरे तुम मिट जाए यार। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो, मैं आपसे ये बोला कि हाँ, आपने जो लिखा आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि फाई प्लस के ई मैक्स, हाँ ठीक है, ये कब था, व्हेन नो एक्स्ट्रा कोलिजन अकर्स। एक तो कोलिजन अकर हो रहा था कि फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन को मारा, तो ये कोलिजन हुआ, लेकिन उससे एक्स्ट्रा कोलिजन अगर हुआ तो ये वैलिड नहीं है, समझ में ना, वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम के ई मैक्स का वैल्यू लिखें, के ई मैक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन -5 हो जाएगा। कब जब ये हो कंडीशन, मतलब जब एक्स्ट्रा कोलिजन ना हो तब, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोलिजन हो जा रहा है, तो मान लो ये अपना एक मेटल सरफेस है, इसको क्या करते हैं, इसको मिटा के दूसरा बनाते हैं, थोड़ा समझाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। फाई यहाँ पे मिटाए दो, बस इतना मिटाए दो और कुछ नहीं। यहाँ पे फाई जो है मान लो दो ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो नहीं, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझो। यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन मान लो कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लो, हाँ चलो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लो। फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, यहाँ पे फोटोन गिरा, सीधी बात है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे फाई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के लेके चला जाएगा, बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बचा वो के ई मैक्स में जाएगा जब एक्स्ट्रा कोलिजन नहीं होगा, तो नहीं तो कोलिजन हो जाएगा। तो अगर कोलिजन होगा तो क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, हो सकता है ऐसा कि सारा एनर्जी जो बचा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कोलिजन में ही खर्चा कर दे, उधर टकरा के, कभी क्रिस्टल से टकराए तो कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराए, कभी इधर उधर इधर उधर इधर उधर 9 2 11 करता रहे, समझ में आ रहा है ना। तो एनर्जी उधर ही अपना वेस्ट कर दे, तो के ई मैक्स तो बचा ही नहीं। हो सकता है कि सारा एनर्जी ख़त्म कर दे तो जीरो काइनेटिक एनर्जी बचा उसके पास, या हो सकता है कि किसी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ख़त्म करे, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ख़त्म करे, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ख़त्म करे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से, या पूरा का पूरा कर दे, या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करे, मतलब कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब कभी अगर पूरा खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, 0। तो ये पॉसिबिलिटी लगा के चला जाता है कि अगर ख़त्म किया तो पूरा 0 अगर कर देगा तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना हो सकता है, वो 0 हो सकता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन लिखा जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना होगा पता है, ये होगा 0 टू के ई मैक्स। मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना है, 0, उससे के ई मैक्स तक, समझे ना। और ये कब वैलिड है, व्हेन एक्स्ट्रा कोलिजन अकर्स। हमको पता तो नहीं है एक्स्ट्रा कोलिजन कितना हुआ, सारा एनर्जी खर्चा कर दिया एक्स्ट्रा कोलिजन में कि कुछ किया, तो हो सकता है अगर सारा किया तो 0 बचेगा, अगर कुछ किया तो इसके बीच में आएगा, 0 से लेकर के ई मैक्स के बीच में, लेकिन आएगा तो जरूर। इसीलिए लिखते हैं कि व्हेन एक्स्ट्रा कोलिजन अकर्स
देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 to के मैक्स। चलिए आपको एक सवाल देता हूँ, उस सवाल से आपको क्लियर होगा बहुत है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चलिए वही है, एंड फाई का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन होगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी नंबर में -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी नंबर में 0 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी नंबर में हमका नहीं आवत है। चलो इसका सॉल्यूशन करो, तब तक दूसरा सवाल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जा। सेकंड क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, एंड फाई जो है वहीं सेम है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मैं यहाँ पे पूछ दूँ आपको कि देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैं पूछ दूँ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ही मतलब ये हुआ कि कोलिजन हुआ ही नहीं था, समझ में आ रहा है ना। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, सेम ऑप्शन रहेगा, बताओ सेम ऑप्शन रहेगा वहीं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी नंबर में -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी नंबर में 0 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी नंबर में हम गधा हैं। चल बता भाई, चल जल्दी, अरे मेरी जान बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी क्या आंसर होगा। सोचो क्या आंसर होगा, सोचो, दोनों के लिए ले लो समय, जितना सोचना है सोचो, उसका आंसर ऊपर दिया हुआ है। क्या आंसर होगा? शाबाश, आपने सही पकड़ा। इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। कैसे? सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि भाई कोलिजन हुआ होगा, तो 0 से के मैक्स लिखेंगे, तो 0 कितना हो गया? 0 तो हो गया 0, सीधी सी बात है। और के मैक्स का मतलब क्या हो? के मैक्स का मतलब EP - पाई, यही तो है ना, के मैक्स EP - पाई, तो 10 में से 2 गया 8, तो 0 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ दिया ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब कोलिजन हुआ था, सॉरी कोलिजन नहीं हुआ था, जितना बचा उतना हो जाएगा, मतलब के मैक्स का बात कर रहा है EP - पाई। या मैं यहाँ पे लिख देता कि फाइंड, देखो यहाँ पे ये भी लिख सकता था सवाल में और क्या लिख सकता था, यहाँ पे लिख सकता था कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्स्ट्रा कोलिजन अकर्स। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल बनेगा तो ऐसे बनेगा, तब भी आप यही आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक्स्ट्रा कोलिजन होगा तो 0 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही अंदर आएगा। और यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन नो कोलिजन अकर्स, नो एक्स्ट्रा कोलिजन अकर्स। और जाकर देख ले यूट्यूब पे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यूट्यूब पे अगर ऐसा कोई पढ़ा दिया हो तो आ जाना मेरे पास, सीधी सी बात है, 100 रुपये दूंगा, समझा? तो इसका आंसर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, समझे ना? समझे? चलिए इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट कुछ और थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, 2 लाइन की बातें बतानी है। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। हो गया? देखिए मैं मिटा रहा हूँ, देखिए अब थोड़ी सी ज्ञान की बातें जान लेते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करके कल डायरेक्ट चालू करेंगे हम लोग पढ़ना स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन चाचा के द्वारा दिया गया। और उसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, एनर्जी, फोटो करंट, ये सब समझेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ग्राफ्स कल के क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल आएगा कि कब आएगा, टाइम मिलेगा तो आएगा, ठीक है ना। देखिए अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोटेबल पॉइंट है कुछ, ये नंबर पॉइंट है कि जो फाई होता है ना, ये सेम होता है फॉर सेम मेटल। नया कौन सा बात है जानते हैं सर? ठीक है ना। देखो 2 नंबर पॉइंट है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना, उस सेम होता है फॉर ईच फोटोन। हर एक फोटोन का एनर्जी ऑफ फोटोन सेम होता है, वो HF या hc/λ के बराबर होता है, वो डिपेंड करता है उसका लैम्डा और फ्रीक्वेंसी पे, समझ रहे हो ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, ये डिफरेंट होता है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होता है ये। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ये होता है ना, एनर्जी ये फोटोन का होता है, और फाई मेटल का होता है। तो समझ गए ना कि मेटल के लिए डिफाइन होता है ये फाई,
ये डिफाइन होता है फोटोन के लिए, और काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होता है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्यों होता है ये तो समझाइए। अरे समझा रहा हूँ तो समझा चुका हूँ। देखो सही सी बात है, मान लो सही सी बात है, मान लो इधर देखो, ये अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं तुमको कल बताऊँगा। देख लो यहाँ पे, देख लो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मान लो यहाँ से क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कोई सेटअप लगा हुआ है, एनोड से कैथोड लगा हुआ है, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन मारा, मतलब यहाँ पे मारा लाइट, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ से मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुँचा यहाँ तक। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन क्यों पहुँचा? सही सी बात है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इधर हार के परेशान हो गए, सही सी बात है, एनर्जी अपना खो देगा। सब तो निकला सेम एनर्जी से, मान लो निकला, सही सी बात है, क्योंकि फोटोन जो आया था सेम एनर्जी का फोटोन आया था सब में। अगर मान लो आया था और इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसका अपना ये हो क्या हो 5 हो, और एनर्जी फोटोन अपना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो बचा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको दिया काइनेटिक एनर्जी के रूप में, लेकिन कोई हुआ इससे टकरा गया, कोई हुआ इससे टकरा गया, कोई हुआ अपने इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, और सब अपना अपना एनर्जी खो दिया। तो इसका एनर्जी कुछ और बच गया, इसका एनर्जी कुछ और बढ़ गया, इसका एनर्जी कुछ और बच गया, लेकिन जो लास्ट में पहुंचा बड़ा कम पहुंचा। इसी को कल डील करना है बहुत अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का। समझे बबुआ, समझे मैंने क्या बताया अभी तक? आज का क्लास बताओ इसका रेटिंग कितना दोगे यार? बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा रेटिंग भी करना ज़रूरी है आप लोगों को। कमेंट्स में थोड़ा सा अच्छे अच्छे शब्दों को लिखा कीजिए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि उससे जो है ना अपने को मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन आता है तब पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। समझे समझे? तो आज का खेला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू और नहीं, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने अपुन का क्लास देखा और अपने क्लास से बहुत कुछ सीखा। और इसको सीखना नहीं है, जो भी मैं कराया हूँ ना, इसका शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको बदल देना है। और जो मैं करा रहा हूँ A to Z इसको छापिए, इसको रटिए, इसको रिसाइट कीजिए, राइट कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए, और इसी को जाकर नीट, JEE और बोर्ड तीनों में जाकर छाप सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इससे बाहर अगर कुछ आ गया तो मूछ जो है ना मुंडवा लूँगा मैं। समझे इस बात को? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप सबको नमस्कार।